आज मैं आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी कहानी कुछ ही मिनटों में सुनाने वाला हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज के उस आखिरी जादू को बीते अब पूरे 4 साल का लंबा वक्त हो चुका है, जिसने पूरी दुनिया के दिमाग से पीटर पार्कर का नामोनिशान हमेशा के लिए मिटा दिया था। आज न्यूयॉर्क शहर के एक बेहद छोटे, अंधेरे और खामोश अपार्टमेंट में पीटर पार्कर पूरी तरह अकेला बैठकर अपने फोन की स्क्रीन को निहार रहा है, जहां एमजे और नेड की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। इस असहनीय मानसिक दर्द और अकेलेपन से बचने के लिए पीटर ने अपनी सामान्य जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है और अब वह दिन रात 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क की डार्क और खतरनाक सड़कों पर अपराधियों से लड़कर खुद को थका रहा है। लेकिन तभी उसकी इस मुश्किल जिंदगी में एक और खौफनाक मोड़ आता है, जब पीटर को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसके शरीर के भीतर एक बहुत ही अजीब और बेकाबू जैविक म्यूटेशन यानी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। उसकी कलाई पर बंधे मैकेनिकल वेब शूटर्स अचानक टूटकर कबाड़ की तरह जमीन पर गिर जाते हैं और त्वचा खुद ब खुद फट जाती है, जहां से असली, जैविक और प्राकृतिक जाले बाहर निकलने लगते हैं। यह शारीरिक बदलाव इतना दर्दनाक होता है कि पीटर जालों से बने एक बंद कोकून के भीतर कैद हो जाता है और जब वह चीखते हुए बाहर आता है, तो छत से गिरने वाली पानी की एक बूंद की आवाज भी उसके कानों में किसी बड़े हथौड़े की तरह गूंजती है और इस असहनीय दर्द के मारे उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं। अपनी इस रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए पीटर डॉक्टर ब्रूस बैनर यानी हल्क की हाईटेक लैब में पहुंचता है, जहां ब्रूस बैनर उसके खून के सैंपल की जांच करने के बाद बेहद हैरान और परेशान होकर पीटर को बताते हैं कि का डीएनए बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी पीटर इस म्यूटेशन के सदमे को संभाल ही रहा होता है कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपराधियों की फौज तबाही मचाना शुरू कर देती है और इसी बीच मैदान में एंट्री होती है द पनिशर यानी फ्रैंक कैसल की। फ्रैंक कैसल शुरुआत में स्पाइडरमैन को ही न्यूयॉर्क के लिए सबसे बड़ा खतरा समझ लेता है और दोनों के बीच एक बेहद हिंसक और रॉ हैंड टू हैंड लड़ाई होती है, जहां एक तरफ पनिशर के भारी हथियार होते हैं और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन के नए ऑर्गेनिक जाले। लेकिन जब पनिशर को समझ आता है कि असली दुश्मन कोई और है, तो ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। तभी कहानी में इस पूरी तबाही के पीछे छिपी असली विलेन की एंट्री होती है, जिसका किरदार एक्ट्रेस सैडी सिंक निभा रही हैं और जिसके पास इंसानी दिमाग को पूरी तरह अपने वश में करने की बेहद घातक साइकिक ताकतें हैं। वह सीधे डॉक्टर ब्रूस बैनर के दिमाग पर अपना कब्जा कर लेती है, जिससे ब्रूस बैनर गुस्से में चीखते हुए एक बेहद विशाल, खूंखार और डरावने ग्रे हल्क के रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क के बीचों बीच स्पाइडरमैन और माइंड कंट्रोल हुए इस बेकाबू ग्रे हल्क के बीच एक विनाशकारी महायुद्ध शुरू होता है। मुसीबत तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब सैडी सिंह का विलेन किरदार एमजे को ढूंढ निकालता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिसके बाद पीटर अपनी जान की परवाह किए बिना एमजे को दुश्मनों के चंगुल से लपकता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए द पनिशर के एक बेहद गुप्त बंकर में छुपा देता है। फिल्म का क्लाइमेक्स पीटर के इसी म्यूटेशन और नो वे होम के अंत में छूटे हुए एलियन वेनम सिम्बायोट के मिलन के इर्द गिर्द घूमता है, जहां पीटर का मानसिक अकेलापन और शारीरिक कमजोरी उस एलियन सिम्बायोट को पीटर के शरीर पर पूरी तरह हावी होने का मौका दे देती है और इसी अंधेरे मोड़ पर पीटर पार्कर को मिलता है उसका सबसे पावरफुल और आइकॉनिक ब्लैक सूट। इस ब्लैक सूट की डार्क ताकतों के मिलने के बाद स्पाइडरमैन हवा में अपने जालों का एक विनाशकारी बवंडर बनाता है और अकेले ही सभी विलेंस को धूल चटा देता है। फिल्म के अंत में एमजे को स्पाइडरमैन को देखकर एक धुंधला सा एहसास होने लगता है कि यह कोई अनजान सुपर हीरो नहीं, बल्कि वही पीटर पार्कर है। फिल्म का अंत पीटर पार्कर द्वारा इस वेनम सिम्बायोट वाले ब्लैक सूट की डार्क ताकतों को पूरी तरह अपने भीतर अपनाने से होता है, जो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के महायुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता तैयार करता है।